increase in length of wire due to its own तो लिखा ही नहीं, own weight। अब वायर का इंक्रीज इन लेंथ खुद के वेट के कारण होना, ठीक है। एक वायर को मैंने ऐसे सस्पेंडेड कराया, इसकी लेंथ एल है, लेकिन अगर उसके वेट के कारण उसकी लेंथ बढ़ेगी तो वो क्या होगी, क्या वो यूनिफॉर्म बढ़ेगी? मेरा क्वेश्चन एक बार पहले सुन लीजिए, क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है। इस L/2 लेंथ की लेंथ बढ़ना और इस L/2 लेंथ की लेंथ बढ़ना, यानी एक वायर है, उसका अपर हाफ L/2 लेंथ का, लोअर हाफ L/2 लेंथ का, इसमें से क्या दोनों पार्ट की लेंथ इक्वल अमाउंट में बढ़ेगी? कौन सी लेंथ ज्यादा बढ़ेगी? ठीक है, ये वाली लेंथ पे वेट ज्यादा होगा, ठीक है, आया समझ में? ओके। पागल खुश कहाँ होते हैं पता है? जब वो पागलों के समूह में रहते, ठीक है। तुम भी वैसे ही खुश दिखाई दे रहे हो, ठीक, सब एक जैसे। ओके, तो एनीवे खुश हो, ठीक है, कि पता पड़ गया कि यार इसकी लेंथ ज़्यादा हो गई है ना, यानी ज्ञान आ गया यहाँ पे, पागल हट गए। आया समझ में जानवी? ठीक, तो कुल मिलाकर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट, इसको तो डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, तो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला, ठीक है। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट। द इशू इज व्हाट, कि जब मुझे इंक्रीज इन लेंथ निकालना है ना, तो इंक्रीज इन लेंथ के लिए फॉर्मूला किसी इंसान ने पढ़ाया था, डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई। यहां पर तफलीक क्या है, यहां पर एम जी यानी वेट जो इसको इलोंगेटेड कर रहा है, ये क्या है, वेरिएबल है। तो दोस्त, एक वायर की लेंथ अगर एल है और उसकी इंक्रीज इन लेंथ निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जैसा मैंने पिछली बार करा था, वाई डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा जिसकी लेंथ क्या होगी, डी वाई। और यहाँ पर जो टेंशन आएगा वो टेंशन कितना आएगा, तो टेंशन एट डिस्टेंस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, हैंगिंग वेट। हैंगिंग वेट किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वाई वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी। उसके नीचे जो सस्पेंडेड वेट है उसकी वैल्यू ये है, तो ये टेंशन एट डिस्टेंस वाई आ गया। अब इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर ऑफ लेंथ dy इज डी डेल्टा एल। समझ में? इसकी इंक्रीज, इस छोटे से वायर की जिसकी लेंथ dy है, इसकी इंक्रीज इन लेंथ क्या है, डी डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या होगा, टेंशन एट डिस्टेंस y इंटू एल की जगह क्या आएगा, dy अपॉन a इंटू वाई। गॉट इट? समझ में आया? तो बेटा डी डेल्टा एल इज इक्वल टू, इट इज व्हाट, ए वाई रो जी डी वाई अपॉन ए वाई। ए से ए गया रे, है ना, तो इसका इंटीग्रेशन डी डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या आया, रो जी बाय वाई, वाई डी वाई का इंटीग्रेशन, लिमिट क्या होगी, 0 टू एल, यहाँ पे लिमिट क्या होगी, 0 टू डेल्टा एल। डी डेल्टा एल का इंटीग्रेशन डेल्टा एल आएगा, लिमिट क्या होगी, 0 टू डेल्टा एल इज इक्वल टू रो जी बाय वाई, एल वाई का इंटीग्रेशन आएगा वाई स्क्वायर बाय 2, लिमिट क्या होगी, 0 टू एल। तो मेरे बच्चों इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर आ गया, वो क्या है, एल स्क्वायर रो जी अपॉन 2 वाई। तो यहाँ पर यह भी फॉर्मूला
लर्न करना पड़ेगा आपको कि व्हाट इज द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट, दैट इज एल स्क्वायर रो जी अपॉन 2y। इसको विदाउट इंटीग्रेशन में मीन लेकर भी कर सकता था तो 2 स्टेप में हो जाता, लेकिन मैंने इंटीग्रेशन से इसलिए करा क्योंकि दैट प्रोसेस इज सेम एज जो आज का दूसरे नंबर का क्वेश्चन था। ओके, तो इसलिए बात एक ही पड़ती है, इसमें 2 स्टेप्स ज़्यादा होती है लेकिन वो कंसेप्ट और हमारा स्ट्रांग होता है कि अगर वेरिएबल चीज़ें होती हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक छोटे से पार्ट का लेकर फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद में अब हमारा इसके कुछ क्वेश्चंस करने के बाद में आप DPP2 पूर्णतः सॉल्व कर सकते हो। DPP1 DPP2 कर लीजिए, इवन थर्ड DPP भी आधी हो जाएगी, क्योंकि अब मेरा जो बचता है इस टॉपिक में वो क्या बचता है, सिर्फ बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइसन रेशो, ये बचता है। तो ये अगली क्लास के पहले आप 20 मिनट निकाल कर पढ़ कर आओ, तो यहाँ पर थोड़ा तुम्हारा पागलपन कम होगा। ठीक है।